यार मैंने आपको बहुत लंबे टाइम से बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनाई हैं जो आपके माइंड में कई दिनों तक घूमती रहती हैं और आपको शायद परेशान करती रहती होंगी। लेकिन उनमें से ज्यादातर स्टोरीज बाहर के देशों की होती हैं, क्योंकि ऐसे से दिल दहला देने वाले कांड इंडिया में नहीं बाहर के देशों में ज्यादा होते हैं। लेकिन आज एक कांड की मैं बात करने वाला हूं जिसे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना जाता है। और यकीन मानिए ये बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली घटना थी, जिसने ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था और इस सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या इंसान ऐसा कुछ करने में सक्षम है, क्या वो ये सब करने की सोच सकता है। तो आखिर क्या हुआ था तंदूर कांड में, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। तो इस पूरी घटना की शुरुआत होती है दिल्ली के गोल मार्केट में बसे एक सरकारी फ्लैट में रहने वाले कांग्रेस के यूथ लीडर सुशील शर्मा और उसकी पत्नी, जो कि उसके साथ उसी फ्लैट में रहा करती थी, जिसका नाम नैना साहनी था। लेकिन इसी सुशील शर्मा ने जुलाई 1995 के टाइम पर कुछ ऐसा किया जिसने पूरे भारत में इस सुशील का नाम बहुत उछाल कर रख दिया। और यकीन मानिए कोई सोच नहीं सकता था कि एक नेता वो भी ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं और लोग उसी की राह पर चलना पसंद करते हैं। और जब एक नेता ही ऐसा काम करेगा तो उसकी प्रजा आखिर कहां तक अपने आप को संजो कर रख पाएगी। दिन था 2 जुलाई 1995 का, जब सुशील अपने काम धंधे से अपने घर लौटा और वो जैसे ही उसने घर के अंदर एंटर किया, उसने बाहर लिविंग रूम में ही देखा कि उसकी पत्नी किसी से लैंडलाइन फोन पर बात कर रही है। और जैसे ही वो लिविंग रूम में एंटर हुआ और जैसे ही उसकी पत्नी ने सुशील को अंदर आते हुए देखा, वो एकदम से चौंक गई और उसने अपना फोन काट दिया और वापस नीचे रख दिया। इसे देखकर सुशील आगे बढ़ा और अपनी पत्नी से पूछने लगा कि आखिर किससे फोन पर बात कर रही थी। तो यहाँ नैना ने कहा कि वो यहाँ उसे समझा रही थी कि जिससे आप बात करना चाहते हैं वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। और ये बात बोलकर नैना सीधा लिविंग रूम से निकलकर किचन की तरफ चली गई। लेकिन यहाँ सुशील को चैन नहीं था और उसे नैना की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और उसे पहले से ही पता था कि नैना कॉलेज टाइम से ही एक मतलूम करीम नाम के लड़के के साथ बातें करती आई है और इन दोनों का शायद हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो। अब आपको पता ही होगा कि जैसे कि हम आज के मोबाइलों में तो नंबर वगैरह देख लेते हैं कॉल लॉग में, हिस्ट्री में जाकर, लेकिन पहले के लैंडलाइन फोन्स में ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन हाँ, रीडायल का ऑप्शन जरूर होता था। जो भी लास्ट कॉल आई होती थी हम उस पर एक रीडायल का बटन दबाकर उसी नंबर पर दोबारा कॉल कर सकते थे। और यहाँ अब सुशील का शक यकीन में बदलने वाला था, क्योंकि जैसे उसने अपने लैंडलाइन से नंबर रीडायल किया, बेल बजी, दूसरी तरफ से किसी ने फोन उठाया और जैसे उसने हेलो बोला, ये हेलो बोलने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि मतलूम करीम ही था। और इसकी आवाज सुशील पहचान चुका था। खैर, वो फोन पर मतलूम से और ज्यादा लड़ना नहीं चाहता था, तो यहाँ सुशील ने फोन वापस नीचे रख दिया और वो सीधा किचन में मौजूद नैना के पास गया और उसे पूछने लगा कि तुम आखिर मेरे पीछे से किससे बात कर रही हो, इस मतलूम से तुम्हारा क्या लेना देना है और क्या तुम मुझे चीट कर रही हो। यहाँ नैना अपनी साफ सफाई देने लगती है और वो कहती है कि नहीं मतलूम जस्ट मेरा एक अच्छा दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन यहाँ सुशील का जो गुस्सा था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और यहाँ अब उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो चुका था। यहाँ सुशील का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसने अपने ही बेल्ट पर टंगी हुई अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली और सीधा नैना के ऊपर तान दी और यहाँ उसने 3 फायर किए। जी हाँ, पहली गोली वहां सामने लगे हुए सीधा एसी के ऊपर जाकर लगी और दूसरी गोली नैना की गर्दन को आर पार करते हुए सामने दीवार पर जाकर लगी और तीसरी गोली सीधा नैना के सर में जाकर लगी। और देखते ही देखते पूरा जो फर्श अभी तक साफ सुथरा था वो अब खून से भर चुका था और नैना बेसुध होकर नीचे गिर चुकी थी। बिल्कुल सुशील की आंखों के सामने नैना ने दम तोड़ दिया और नैना की लाश अब सुशील के आगे पड़ी हुई थी। नैना की लाश देखते ही सुशील के दिमाग में अब ये चलने लगा कि उसने गुस्से में आखिर ये क्या कर दिया और वो अब इससे छुटकारा कैसे पाएगा। सुशील ने वहीं पर बैठकर रोना स्टार्ट कर दिया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि जो भी कुछ हुआ था वो सब गुस्से में हुआ था, अचानक हुआ था। और यहाँ सुशील का कोई भी पहले से मर्डर करने का प्लान नहीं था। जिसके बाद उसने अपने आप को शांत किया और सोचने लगा कि आखिर अब नैना के साथ क्या किया जाए। तो उसने प्लान बनाया कि इसकी बॉडी को डिस्पोज करते हैं और इस डिस्पोज को अंजाम देने के लिए वो अपने कमरे में गया। वहां रखी एक बहुत बड़ी पॉलीथीन की थैली को उठाकर लाया और उसी पॉलीथीन की थैली से आसपास पड़े हुए खून को साफ किया और बाद में उसी पॉलीथीन के अंदर नैना साहनी की लाश को भर दिया और ऊपर नीचे से उसे सील कर दिया। जिसके बाद वो अपने घर के बाहर गया और देखने लगा कि आखिर आसपास कोई मौजूद तो नहीं है, या फिर किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी या फिर कहीं बाहर भीड़ तो नहीं लगी। जिसके बाद वो वापस अंदर गया और अंदर से वो नैना की लाश को उठाकर बाहर तक लेकर आया और उसने एक बार फिर से बाहर देखा कि आखिर उसे कोई देख तो नहीं रहा। जिसके बाद उसने अपनी मारुति
मारुति सुजुकी 800 गाड़ी की चाबी अपनी जेब से निकाली, उसके बैक डोर्स को खोला और उसके अंदर नैना की लाश को डाल दिया। अब यहाँ नैना की लाश उस मारुति गाड़ी में पहुंच चुकी थी। अब उसके पास कोई प्लान नहीं था, तो वो जस्ट अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके इधर उधर घूमने लगा। पूरी गोल मार्केट उसने छान मारी, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि आखिर इस लाश से कैसे छुटकारा पाया जाए। दूसरा, उसके मन में ये डर था कि कहीं उसे कोई चेकिंग के लिए अभी पुलिस वाला रोक ना ले। अगर उसको किसी ने रोका तो यकीनन उसका भांडा फूट जाएगा और उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ, यकीन मानिए उस पर आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। जिसके बाद उसे ध्यान आया कि पास ही में मौजूद ITO पुल के नीचे से यमुना नदी बहती है, तो क्यों ना वो इस लाश को इस यमुना नदी में ही डिस्पोज कर दे। जिसके बाद उसने अपनी मारुति गाड़ी सीधा ITO पुल पर लगाई और साइड में खड़ी करके वो बाहर निकला और जस्ट अभी आसपास का जायजा लेने लगा। लेकिन उसे हैरानी हुई कि रात के तकरीबन 10 बज चुके हैं और अभी भी इस पुल के ऊपर भीड़ भाड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और यहाँ इस तरह से खुलेआम बॉडी को डिस्पोज करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और दूसरी चिंता उसे ये भी थी कि वो एक नेता है, वो एक पब्लिक फिगर है और लोग उसे जानते हैं, और अगर किसी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया तो सबसे पहले उसका नाम जाएगा और पुलिस उसे तुरंत उठा लेगी। जिसके बाद वो वापस उस गाड़ी में बैठा और अब फिर से गाड़ी को घुमाने लगा। घुमाते घुमाते वो वापस अपने कनॉट प्लेस आया और कनॉट प्लेस में ही मौजूद उसका खुद का रेस्टोरेंट था जिसका नाम बगिया रेस्टोरेंट एंड बार था। वो अपने उस रेस्टोरेंट पर पहुंचा और गाड़ी को बाहर लगाया और सोचकर देखिए यही वो बगिया रेस्टोरेंट था जिसके अंदर इस तंदूर कांड को अंजाम दिया गया था। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये थी कि जैसे ही सुशील अपने रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके रेस्टोरेंट में तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे परिवार यहाँ पर खाना खाने आए हुए हैं और सभी जो पूरा स्टाफ है रेस्टोरेंट का वो भी अपने काम में लगा हुआ है। जिसके बाद वो इन सभी भीड़ को चीरते हुए अपने इस होटल के मैनेजर केशव के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि केशव, सबसे पहले तो नए कस्टमर्स की एंट्री को बंद करो और यहाँ जो कस्टमर बैठे हुए हैं इनको भी यहाँ तुरंत भगाओ। जिसके बाद केशव भी हैरानी से पूछता है कि मालिक क्या हुआ, अभी तो काम का टाइम है और आप इतनी जल्दी कस्टमर्स को भगाने की बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि केशव अभी सवाल मत पूछो, जितना मैं तुमको कह रहा हूँ उतना ही करो, तुरंत होटल को खाली करवाओ। तो यहाँ वो केशव सभी कस्टमर्स को जाकर कह देता है कि बस आप कोई नया ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हो, खाना हमारा जो था वो खत्म हो चुका है और आप प्लीज यहाँ से निकल जाइए। धीरे धीरे कर एक एक कस्टमर वहां से निकल जाता है और अब ये रेस्टोरेंट सिर्फ स्टाफ से भरा हुआ था। जिसके बाद केशव फिर से सुशील के पास पहुंचता है और कहता है कि जनाब, सारे जो कस्टमर्स है वो चले गए हैं और नए कस्टमर्स की भी एंट्री बंद कर दी गई है। और फिर यहाँ सुशील कहता है कि अब जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनको भी अपने अपने घर भेज दो और कल की भी छुट्टी दे देना। और यहाँ फिर केशव अपने स्टाफ को बोलता है कि ठीक है सभी अब चले जाओ और यहाँ कल भी तुमको नहीं आना। और यहाँ फिर इस रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ केशव और सुशील ही बचे हुए थे और अब ही यहाँ केशव को सुशील बताता है कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है, उसने आखिर क्या किया है। और जो यहाँ उसने केशव को बताया उसे सुनकर केशव का भी दिल दहल गया। अब यहाँ सबसे पहला सवाल सुशील का केशव के लिए ये था कि इस लाश का आखिर क्या किया जाए। और अब दोनों सोच में पड़ गए क्योंकि केशव जो था वो सुशील का बहुत ज्यादा करीबी मेंबर था और यहाँ अगर सुशील कुछ भी कहता केशव करने के लिए तैयार था। अब केशव के दिमाग में तो कोई आइडिया आ नहीं रहा था, तो सुशील ने ही कहा कि यहाँ इस लाश से हम एक ही तरीके से निजात पा सकते हैं और वो है तंदूर। जी हाँ, तंदूर अभी भी सिलग ही रहा था क्योंकि उसके अंदर अभी अभी रोटियां पकाकर आने वाले कस्टमर्स को खिलाई गई थी और उसके अंदर आग अभी भी बहुत सारी बची हुई थी। तो यहाँ सुशील ने केशव को आइडिया दिया कि हम इस लाश को इस जलते हुए तंदूर के अंदर डाल देते हैं और ये लाश इसी के अंदर जलकर डिस्पोज हो जाएगी। लेकिन अपने मालिक का ये आइडिया सुनकर केशव बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये जो कह रहा है वो सच में करना है क्या या फिर ऐसे ही ये मजाक कर रहा है। जिसके बाद सुशील ने कहा कि ये चीज सच में करनी है हमें और इस लाश से हमें जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना है। जरा आप पहले देख लीजिए उस होटल के अंदर जो तंदूर बना हुआ था वो कैसा था। जी हाँ, ये कोई ड्रम से बनने वाला तंदूर नहीं था, ये यहाँ पर सीमेंटेड था और काफी बड़ा सारा था और इसके अंदर आग तब भी सी लगी रही थी। जिसके बाद दोनों इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ सुशील केशव को लेकर रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी तक पहुंचता है और दोनों मिलकर अंदर मौजूद नैना की लाश को बाहर निकालते हैं और सीधा अपने रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं और सीधा इस लाश को उस तंदूर के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ दो दिक्कतें थी, जिसमें सबसे पहली कि लाश ज्यादा बड़ी थी, तंदूर का मुंह छोटा था और इसके अंदर लाश पूरी तरीके से आ नहीं सकती थी, जिस वजह से इस लाश को जस्ट उस तंदूर के ऊपर रख दिया गया था। ध्यान रहे, इस लाश को तंदूर के अंदर डाला नहीं गया था लेकिन लाश को जस्ट उसके ऊपर रखा गया था।
दूसरी बात, तंदूर के अंदर आग तो थी, लेकिन वो आग सिर्फ इतनी ही थी कि उसमें रोटियां सेकी जा सके, बजाय किसी लाश को वो आग इतनी जल्दी डिस्पोज नहीं कर सकती थी। जिसके बाद इन लोगों ने जितना हो सके नैना की लाश को अंदर तक धकेलने की कोशिश करी। उसका जो सिर था वो नीचे की तरफ डाल दिया गया था और अब ऊपर से इन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर ही पड़ी कागज की रद्दी के पेपर और बहुत सारी लकड़ियां इसके अंदर डालनी स्टार्ट कर दी ताकि आग और जल्दी भड़क जाए और ये लाश जल्दी से डिस्पोज हो जाए। लेकिन अभी भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद सुशील ने सोचा कि क्यों ना इस तंदूर के अंदर अगर हम आग के अंदर घी डाल दें तो आग और ज़्यादा तेज हो जाएगी। और यहाँ सुशील ने केशव से कहा कि जितना भी मक्खन इस रेस्टोरेंट में पड़ा है, जितना भी घी इस रेस्टोरेंट में पड़ा है, वो सारा लेकर आओ। और यहाँ केशव सारा घी और मक्खन वहाँ लेकर आता है और अब उस घी और मक्खन को उस तंदूर के अंदर डालना स्टार्ट किया गया। और सोच कर देखिए यहाँ ये लोग आखिर कर क्या रहे थे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि अभी तक आग इनके काबू में थी और इसकी लपटें बहुत धीमी धीमी जल रही थी, लाश धीरे धीरे डिस्पोज हो रही थी। लेकिन जैसे इन्होंने इस आग के अंदर घी डाला तो इसकी लपटें बहुत ज्यादा तेज हो गई और ये तंदूर जो था वो उस रेस्टोरेंट के कोने में बना हुआ था और इसके पीछे जस्ट रेस्टोरेंट की बाउंड्री वॉल थी जिसकी लंबाई तकरीबन 8 फुट की थी। और ये लपटें जो अब उठ रही थी इस तंदूर से वो उस दीवार से भी ऊपर जा रही थी, मतलब 8 फुट से भी ज्यादा ऊपर थी और ये लपटें अब बाहर लोगों को दिख रही थी। लेकिन यहाँ सुशील और केशव के लिए अच्छी बात ये थी कि लाश अब जल्दी जल्दी डिस्पोज हो रही थी और बॉडी ने आग पकड़ ली थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आग की लपटें बाहर लोगों को दिख रही थी, तो वहीं इन लोगों में शामिल थी एक अनारो नाम की महिला जो इस रेस्टोरेंट के पास ही अपनी सब्जी की दुकान लगाया करती थी। और जैसे ही अनारो ने उस आग की लपटों को उस होटल से उड़ते हुए देखा तो उसे लगा कि इस होटल में आग लग गई है और उसने जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। और उसकी चिल्लाहट सुनकर पास ही में खड़ा अब्दुल नजीर नाम का एक कांस्टेबल उसके पास पहुंचा और बोलने लगा कि बताओ क्यों तुम चिल्ला रही हो। तो यहाँ उसने अब्दुल नजीर को कहा कि उस बगिया होटल को देखो, उसके अंदर से आग की लपटें बहुत ज्यादा निकल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे उस होटल के अंदर कोई नहीं है और अंदर ही आग लगी हुई है। तो यहाँ अब्दुल नजीर आनन फानन में तुरंत उस होटल के बाहर पहुंचा और यहाँ अंदर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन यहाँ उसे बाहर केशव ने पकड़ लिया। केशव उसे पूछने लगा कि हाँ जी जनाब बताओ आप अंदर क्यों जा रहे हो। तो यहाँ अब्दुल ने कहा कि मुझे खबर मिली है कि अंदर आग लगी है तो मैं देखने जा रहा हूँ, अंदर कुछ खास तो नहीं हो रहा। तो यहाँ केशव ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये आग हमने ही लगाई है। ये होटल एक्चुअल में सुशील शर्मा कांग्रेस के यूथ लीडर का है और उनके द्वारा कुछ रद्दी मुझे दी गई थी तो मैं उस रद्दी को ही अंदर जला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये आग मेरे कंट्रोल में है। तो यहाँ अब्दुल ने केशव से कहा कि ठीक है तुम ध्यान रखो, कुछ ज्यादा बड़ा सीन ना हो, आग ज्यादा फैले ना, इसको कंट्रोल में कर लो। तो ये कहकर अब्दुल वहां से बाहर निकल गया। लेकिन उसे बाहर निकलते हुए कुछ अजीब सी बदबू आई। जी हाँ, अगर हमारे शरीर के थोड़े से भी बाल जल जाते हैं तो बहुत गंदी सी स्मेल एक उठती है और सोचकर देखिए जब इंसानी मांस जलाया जाता है तब भी बहुत गंदी स्मेल वहां से उठती है। और अब यही स्मेल अब्दुल नजीर के नाक तक पहुंची, जिसके बाद वो बहुत अनकंफर्टेबल सा फील करने लगा और उसे लग रहा था कि यहाँ जरूर कुछ गंदी चीज जलाई जा रही है। और अब यहाँ क्योंकि केशव ने उसे उस होटल के अंदर जाने नहीं दिया था तो उसने इस होटल के पीछे से अंदर घुसने का सोचा। जी हाँ, वही 8.5 फुट की दीवार अब्दुल नजीर ने कूदकर पार करी और जैसे ही अब्दुल नजीर पीछे जाकर उस दीवार को कूदकर अंदर आया, उसने तंदूर को देखा। उसे देखकर उसका दिल दहल गया। जी हाँ, वहां पर सुशील और केशव खड़े हुए थे और वो उस आग को और ज्यादा भड़का रहे थे, उसके अंदर बल्लियां डाल रहे थे। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि बड़ी बड़ी सफेदे के पेड़ को काट कर जो बल्लियां बनाई जाती है उनसे उस आग को वो सेट कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये सारा तामझाम जल जाए। और यहाँ कूद कर आए अब्दुल नजीर ने सुशील शर्मा और केशव से पूछा कि ये तुम क्या जला रहे हो, इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि हम कुछ बैनर वगैरह जला रहे हैं, कुछ होर्डिंग्स वगैरह जला रहे हैं और यह प्लास्टिक के जलने की स्मेल है। लेकिन तभी अब्दुल नजीर की जो नजर है वो सामने पड़ी नैना की लाश के ऊपर पड़ती है, क्योंकि उसका शरीर आधा तो जल चुका था पर पैर अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे। और ये पैर देखते ही अब्दुल नजीर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये तंदूर के ऊपर रखा क्या हुआ है। जिसके बाद अब्दुल ने केशव से पैरों का जवाब मांगा तो उसने कहा कि हम यहाँ बकरा काट रहे हैं और उसी को जला रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि बकरे के पैर इंसानी पैर जैसे बिल्कुल नहीं होते। और ये बात भी अब्दुल नजीर को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। जिसके बाद अब्दुल नजीर तुरंत वहां से बाहर निकला, उसने पीसीआर को फोन किया और अब पुलिस की फोर्स इस होटल पर पहुंच चुकी थी। पर अब यहाँ सुशील को इस बात की भनक लग चुकी थी कि होटल में पुलिस आ चुकी है और अभी तो यहाँ एक पुलिस वाला आया है, अब यहाँ बहुत सारे आएंगे, इसीलिए यहाँ से भागने में ही भलाई है। और इसी बीच जैसे ही अब्दुल वहां होटल से बाहर निकलता है पीसीआर को बुलाने के लिए, अब सुशील भी होटल से फरार हो गया और वो वहां से भाग गया। अब इस होटल में सिर्फ केशव बचा हुआ था और यहाँ केशव के पास ही अब बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स पहुंची।
और उसे तुरंत वहीं पर झप लिया गया और झपने के बाद उस आग को बुझाया गया जो उस तंदूर में लगी हुई थी और यहाँ तंदूर के अंदर से नैना की अधजली लाश को बाहर निकाला गया। उस लाश को देखकर पुलिस वालों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा किसी लाश के साथ कैसे कर सकता है। खैर, अब इस लाश को वहां के सिविल हॉस्पिटल के शव गृह में रखवाया गया और जब इस पूरे कांड की खबर मतलूम करीम को पहुंची, जी हाँ वही नैना का फ्रेंड, उस तक पहुंची, तो वो सीधा भागकर शव गृह में पहुंचा और उससे कहा गया कि इस लाश की पहचान करो। तो उसे भी पहले तो लाश पहचान में नहीं आ रही थी क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी, लेकिन उसे एक हड्डी में पहनी हुई अंगूठी दिखी। जी हाँ, यहाँ नैना ने अपने हाथों में एक अंगूठी पहनी हुई थी और यहाँ उस अंगूठी से ही मतलूम करीम ने नैना की पहचान करी और कहा कि ये तो सुशील की पत्नी नैना है। और बाद में यहाँ सुशील शर्मा अलग अलग शहरों से होते हुए कभी मुंबई गया, कभी चेन्नई गया, कभी बेंगलोर गया, यहाँ वहाँ घूमते हुए बचता फिर रहा था कि कहीं उसे पुलिस पकड़ ना ले, लेकिन बाद में जाकर उसने बेंगलोर में ही सरेंडर किया। उसकी एंटीसिपेटरी बेल भी मंजूर हो चुकी थी, लेकिन बाद में इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए उसकी एंटीसिपेटरी बेल को भी खारिज किया गया और उसने मजबूर होकर बेंगलोर में सरेंडर किया, जिसके बाद उसका ट्रायल चला, कोर्ट में केस चला और यहाँ उसे फांसी की सजा भी सुनाई गई। लेकिन 2013 में इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया और उसके पीछे हवाला ये दिया गया कि ये सब सुशील द्वारा गुस्से में किया गया था, ये कोई प्री प्लान्ड मर्डर नहीं था। अगर ये प्री प्लान्ड मर्डर होता तो ऑब्वियसली यहाँ इस केस की क्रूअल्टी को देखते हुए, यहाँ इसकी क्रूरता को देखते हुए सुशील को फांसी दी जाती, लेकिन नहीं, 2013 में उम्र कैद में बदल दिया गया। तो दोस्तों, ये था वो तंदूर कांड जिसकी बहुत टाइम से डिमांड चल रही थी कि मैं इसे एक्सप्लेन करूं और यकीन मानिए मुझे पता भी था इस कांड में पूरा आखिर क्या हुआ है और आगे भी क्या होगा, लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी था और मैंने इसे आपके सामने एक्सप्लेन भी किया। और यार, अगर आपको मुझसे इंस्टाग्राम पर बात करनी हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज यार आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट फैक्ट्स गुरु को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट से वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।